नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सीज फायर की घोषणा तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, लेबनान पे हमला हुआ उसको अभी छोड़ देते हैं, उसके अलावा भी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या कुछ अरब मुल्क इस सीज फायर से खुश नहीं है? क्या कुछ अरब मुल्क ये चाहते हैं कि ये जंग और लंबी चलती रहे? क्या कुछ अरब मुल्क इजराइल के साथ इस कदर चले गए हैं कि अमेरिका के निकलने के बाद इजराइल के साथ मिलकर ईरान से लंबी लड़ाई का प्लान बना रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो न केवल अरब मुल्कों के लिए यह बेहद खतरनाक होगा, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुलना भी बहुत लंबे समय तक टला रहेगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? कल ईरान के टाइम के हिसाब से 10 बजे एक हमला हुआ। ईरान की जो आयल मिनिस्ट्री है, उसका जो अखबार है जहां से खबरें मिलती हैं, शाना, उसने एक न्यूज छापी और उसने ये कहा कि ईरान में लावन करके वहां का आइलैंड है एक, उस लावन आइलैंड में एक तेल रिफाइनरी है जिस पर हमला हुआ है। और तेल रिफाइनरी के हमले को इन्होंने दुश्मन का हमला बताया, ईरान ने दुश्मन का हमला बताया। जब विस्फोट की वहां खबरें आ रही थी, आग की खबरें आ रही थी, तो पहले यह लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट होगा, लेकिन फिर ईरान गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया कि यह दुश्मन का हमला है। मैंने आपको बताया कि बुधवार को तकरीबन 10 बजे के आसपास यह हमला हुआ है। अब इस हमले के बाद बड़ा सवाल यह उठा कि यह हमला किया किसने है। इजराइल ने सीधे मना कर दिया। इजराइल की आर्मी के जो प्रवक्ता हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल नादो सोशानी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि नहीं, हम इस अटैक में शामिल नहीं थे। अमेरिका ने भी कहा कि हम इस अटैक में शामिल नहीं थे, यह अटैक हमने नहीं किया था। तो सवाल उठता है, आखिर अटैक किया किसने था? कहा यह गया, ईरानी गवर्नमेंट ने तो अभी सीधे कुछ नहीं किया है, कार्रवाई की है, मैं उसके आगे बात करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी सीधे किसी मुल्क का नाम नहीं लिया है। लेकिन ईरानी मीडिया में जो खबर चली वो ये कि यह हमला मिराज 2000-9 लड़ाकू जहाजों द्वारा किया गया था। और ये जिस मिराज की बात की जा रही है, ये वाला मिराज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई यूज करता है। कई लोगों ने यहां तक कहा, एक्सपर्ट्स ने यहां तक कहा कि 95% उम्मीद इस बात की है कि यह हमला यूएई से किया गया था। अब आप देखिए, अभी तक यूएई से डायरेक्ट किसी हमले की खबर नहीं आई थी जब तक यह जंग चल रही थी। यूएई की जमीन का इस्तेमाल हो रहा था, यह ठीक है। यूएई से बयानात लगातार इस तरह के आ रहे थे जिसमें ईरान को टेररिस्ट कंट्री कहा गया, ईरान की एम्बेसी खाली कराई गई, वहां से ज्यादातर लोगों को हटा दिया गया, ईरानी लोगों को वीजा वगैरह देने को लेकर बहुत सारी बातें हुई। ये सारा कुछ तो हुआ। लगातार यूएई के इंपॉर्टेंट लोगों ने ये बयान दिए, यूएई के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उनका बयान छपा और लोगों ने ये बयान दिए कि सीज फायर अगर होता है तो ईरान की मिसाइल कैपेसिटी पे रोक लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर वो अमेरिका से कह रहे थे कि अभी लड़ाई और चलनी चाहिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका से सीज फायर की संभावना बनते ही यूएई ने खुद इस जंग में शामिल होने का फैसला लिया है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हम कुछ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ना तो ईरान ने यह बयान दिया है कि यूएई ने हमला किया है, और ना ही यूएई ने यह बयान दिया है कि ईरान पर हमने हमला किया है, हमने जंग की शुरुआत कर दी है। लेकिन ईरान ने पलटकर अटैक जरूर किया। कल जो ईरान ने अटैक किया है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आयल वाले स्टोरेज पर, आयल वाले सेंटर्स पर हमला किया है। जैसे एक हमला जो हुआ है वो हबशान गैस परिसर में हुआ है। हबशान जो उनका हब है, जहां पे गैस जहां से सप्लाई होती है, वहां पर हमला हुआ है और उस प्लांट को अपना काम रोकना पड़ा है। अबू धाबी से यह खबर आई है कि उस प्लांट को अपना काम रोकना पड़ा है। ऑफिशियल खबर है, हवाई खबर नहीं है। यानी बहुत क्लियर है कि हबशान के ऊपर ईरान ने हमला किया है। फुजैरा में कई जगह से विस्फोट और आग की खबरें आई, जाहिर है ईरान ने ही हमला किया होगा। बहरीन के अंदर हमला हुआ है और बहरीन में कई सारे बड़े तेज धमाके सुनने को मिले हैं। अगर दोहा की बात करें तो दोहा के आसपास कम से कम 8 धमाके हुए हैं, जिसके चलते 1 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए जो दोहा होकर जहाज जाते हैं उनका रूट चेंज कर दिया गया।
इसके अलावा सऊदी अरब में कहा जा रहा है कि सीज फायर ऐलान के बाद वहां की एक अहम आयल लाइन जो है, पाइपलाइन है, उस पर हमला किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। अब कैग जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वहां से घना काला धुआं और आग की लपटें निकल रही हैं। यानी जाहिर सी बात है कि वहां भी हमला हुआ है। अब कैग प्रोसेसिंग फैसिलिटी के बारे में मैं बता दूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड स्टेबलाइजेशन प्लांट है और सऊदी अरामको के मुताबिक जो टोटल दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है उसमें से 5% यहां से जाता है। और आप जानते हैं कि ये वो पाइपलाइन है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करती है, यानी बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भी इस पाइपलाइन से तेल दुनिया को भेजा जा सकता है। इस पर हमला हुआ है। जो यूएई वाली पाइपलाइन है, मैंने आपको बताया था, उस पर पहले भी हमला हो चुका है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि सीज फायर के बाद ये हमले क्यों हुए। एक तो यह हो सकता है कि ईरान के प्लान में यह हमले पहले से हों और सीज फायर लागू हो इसके पहले वो ये हमले कर लेना चाहता हो, ना कर पाया हो तो अब हमले कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है, क्योंकि सीज फायर एक बार हो गया तो हमला नहीं होना चाहिए। और दूसरा यह हो सकता है कि ईरान के पास इस बात की पुख्ता जानकारी हो कि एक तरफ इजराइल लेबनान पे लगातार हमला कर रहा है, दूसरी तरफ अरब मुल्कों से ईरान के ऊपर हमला हुआ है, यानी यूएई से या कहीं से ईरान की फैसिलिटी पर हमला हुआ है और ईरान इस बात की चेतावनी देना चाह रहा है कि अगर आप हमारी फैसिलिटीज पे हमला करोगे तो हम पलटकर हमला करेंगे। देखिए, दो कंट्रीज का नाम लिया जा सकता है, यूएई और बहरीन। ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो इजराइल के बेहद करीब हैं। अब्राहम एकॉर्ड तो हो ही चुका है, इसके अलावा भी वो इजराइल के बेहद करीब है। बहरीन का जहां तक मसला है तो बहरीन ईरान से अलग होकर बना था। ब्रिटेन ने बहरीन को अलग मुल्क बनाया था और बहरीन को लेकर यह है कि बहरीन के अंदर शिया आबादी बहुत है। वहां काफी सुन्नी मुसलमानों को बाहर से बसाया गया है ताकि आबादी थोड़ी कंपनसेट हो सके, लेकिन उसके बावजूद वहां शिया आबादी ज्यादा है। जो वहां के शाह हैं कोई बहुत पॉपुलर नहीं है। जिस समय अरब देशों में अरब स्प्रिंग चल रहा था, कई जगह सरकारें पलटी थीं, उस समय बहरीन के अंदर भी, जो बहरीन की राजधानी है मनामा, और बाकी शहरों में काफी जुलूस वगैरह निकले थे शाह को बदलने के लिए और शाह को सऊदी अरबिया से आर्मी बुलानी पड़ी थी। सऊदी अरबिया की आर्मी ने बहरीन जाकर वो पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो दबाया था, जिससे बहरीन के शाह की गद्दी बच सकी। अभी कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि सऊदी अरबिया से बहरीन को जोड़ने वाला जो पुल है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। और बहरीन से कई सारी खबरें और आई थी। इस बार भी काफी जुलूस वगैरह निकले। एक प्रो ईरानियन कार्यकर्ता मारा गया, जिसके बारे में कहा गया है कि बहुत ज्यादा टार्चर हुआ। जब उसकी बॉडी मिली तो पूरी बॉडी पर टार्चर के निशानात थे और कहा गया कि बहरीन की सरकार ने यह टार्चर करवाया है। उसकी मौत हुई। उसकी मौत को लेकर भी बहरीन में काफी गुस्सा देखा गया, जुलूस वगैरह देखे गए। और बहरीन का इजराइल के साथ कैसा कनेक्शन है आप समझ सकते हैं कि बहरीन की जो टीवी चैनल है उनका सरकारी, वो इजराइल के साथ मिलकर काम करता है, वो इजराइल के साथ समझौते में है। यूएई के बारे में मैं बता ही चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि कुछ दिनों पहले जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे इजराइल, उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बाकायदा यह घोषणा की थी कि हम एक नया अलायंस बना रहे हैं जिसमें ग्रीस शामिल है, हिंदुस्तान शामिल है और अरब इकलौता मुल्क जो उसमें शामिल था वो यूएई था। जाहिर है अगर दूसरा मुल्क कोई शामिल होगा तो वो बहरीन हो जाएगा। इजराइल का अब तक का इतिहास रहा है कि उसने कभी सीज फायर चलने नहीं दिए। जब भी सीज फायर होता है वो उसको तोड़ता है। लेबनान के साथ सीज फायर हुआ, उसके बाद भी हिजबुल्लाह पे हमले जारी रहे। हमास के साथ सीज फायर हुआ, एक बार तोड़ा, दूसरी बार सीज फायर हुआ है। अभी भी आप देख रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं। कल एक पत्रकार की कार, वहां के एक पत्रकार थे, उनकी कार पर ड्रोन अटैक करके उनको मार दिया गया। तो इजराइल की यह आदत है कि उसने सीज फायर का कभी सम्मान नहीं किया है। अब ये वाली जो जंग है उसमें इजराइल को हासिल कुछ नहीं हुआ। ना तो ईरान में सरकार बदली, ना ही ईरान में कोई विद्रोह हुआ और ना ही ईरान का कोई ऐसा बड़ा नुकसान हुआ, चाहे नेतन्याहू कितना भी दावा कर रहे हों, जिससे ईरान अब इजराइल के सामने कमजोर हो गया हो। इजराइल की अपनी सेना ने यह माना कि अभी ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि जब तक जंग चलेगी वो मिसाइलें लगातार दाग सकता है। बाकी देखें तो इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ कोई नहीं आया, जबकि ईरान के साथ काफी सारे मुल्क खड़े हुए, लड़ाई में शामिल नहीं हुए लेकिन समर्थन में खड़े हुए। तो कुल मिलाजुलाकर
इस जंग से इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ है और ईरान एक ऐसे मजबूत मुल्क के रूप में सामने आया है जिसके सामने अमेरिका और इजराइल मिलकर भी सक्सेसफुल नहीं हो सके। अमेरिका को जिसके सामने सीज फायर करना पड़ा और अब अमेरिकी अखबार बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए ट्रंप ने चिरौरी की थी। ट्रंप ने पाकिस्तान से मिन्नतें की थी कि कैसे भी यह सीज फायर करवाया जाए। तो जाहिर है ईरान ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब ईरान का ज्यादा मजबूत होकर उभरना अरब मुल्कों के लिए एक टेंशन का सवाल हो सकता है। अब तक उसके ऊपर सैंक्शन था, मान लीजिए सैंक्शन हट जाता है, बिजनेस होने दिया जाता है, कोई भी देश वहां आकर बिजनेस कर सकता है और ईरान अपना सामान कहीं भी बेच सकता है। मान लीजिए यह हो जाता है और साथ में होर्मुज पर पार्शियल अगर उसका कंट्रोल भी हो जाता है तो ईरान आने वाले 10 सालों में उस इलाके का सबसे ज्यादा रईस और सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुल्क बन के उभरेगा। क्योंकि ईरान ने सिर्फ शोरूम नहीं बनाए हैं, शानदार यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, हथियार बनाए हैं, यह सब अब दुनिया के सामने साबित हो चुका है। अगर टूरिज्म की बात करें तो चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरबिया हो, सऊदी अरबिया के पास मक्का मदीना है तो उम्रा जारी रहेगा, लेकिन उसके अलावा इनके पास बहुत ज्यादा इतिहास नहीं है। उस इलाके में अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो इजिप्ट के पास इतिहास है जहां जबरदस्त टूरिस्ट आते हैं, टर्की के पास इतिहास है, वहां भी जबरदस्त टूरिस्ट आते हैं, और जॉर्डन के पास थोड़ा बहुत इतिहास है। उसके अलावा किसी के पास बहुत इतिहास नहीं है। जबकि ईरान के पास जबरदस्त टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इस्फहान बेहद खूबसूरत है, शिराज बेहद खूबसूरत है, एक से एक शानदार जगहें हैं। इकलौता मुल्क है जहां बर्फ से लदे हुए पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी है, नदी भी है, हरे भरे खेत भी हैं। तो जाहिर है अगर ईरान ओपन हो जाएगा तो वहां टूरिस्ट की भी बड़ी संख्या आएगी और ईरान अगर अपना तेल ओपन मार्केट में बेच पाएगा तो तेल की प्राइसेज नीचे जाएंगी और ईरान के तेल की डिमांड बहुत तेज बढ़ेगी। और यह सब जब होगा तो ईरान एक मजबूत मुल्क के रूप में उभरेगा जिसके पास अपने एलाइज हैं। उधर हिजबुल्लाह है, हूथी है, हमास है, इराक को तो लगभग आजाद करा ही दिया है और इराक में जो कताइब हिजबुल्लाह है वो भी ईरान के एलाई की तरह है। तो जाहिर है उस इलाके में ईरान का दबदबा बढ़ेगा और हो सकता है सीरिया से भी कल जुलानी को भागना पड़े, जिसको सऊदी अरबिया, यूएई और बाकी सब बहुत सेलिब्रेट करते रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। इसलिए अरब मुल्कों का दर्द यह है कि ईरान अगर मजबूत हो गया तो उनका दबदबा गड़बड़ होगा। इसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड की अगर केवल बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान एक हीरो की तरह उभरा है जिसने अमेरिका का मुकाबला किया है और अमेरिका को हराया है। यह भी अरब मुल्कों के लिए चिंता की बात हो सकती है कि मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप उनके हाथ से निकल सकती है और शायद इसी वजह से ये मुल्क भले सीधे ना कह रहे हो, यूएई सीधे कह रहा था, बाकी खामोश थे। बहरीन तो बाकायदा प्रपोजल लेके यूएन में गया था। जहां तक क्राउन प्रिंस का सवाल है, सऊदी अरबिया का उनके हवाले से बहुत बयान आए थे, हालांकि उन्होंने या उनके किसी करीबी आदमी ने इसकी तस्दीक नहीं की कि उन्होंने ये बयान दिए थे कि ईरान के ऊपर हमला जारी रखा जाए। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये चिंता हो सकती है अरब मुल्कों को कि ईरान कहीं बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाए और उसकी वजह से वो इस सीज फायर से खुश ना हो। लेकिन अगर वाकई इजराइल के चक्कर में आकर इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करने का या ईरान से जंग जारी रखने का प्लान किया तो इनके लिए बहुत तरह की बहुत सारी मुश्किलात सामने आने वाली हैं। मुझे उम्मीद है उनके बारे में इन्होंने सोचा होगा और दिमाग का इस्तेमाल करके इस जंग को रुकवाने में मदद करेंगे। अगर नहीं किया तो इनके लिए बहुत सारी दिक्कत पैदा हो जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।